नमस्कार। एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। इस कार्यक्रम के जरिए हम करेंगे देश और दुनिया की बात, तो दुनिया भर की अहम खबरों को महसूस कीजिए सिर्फ और सिर्फ क्या बोलती दुनिया में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर मुंबई में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी और राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कभी निवेश के लिहाज से नंबर 1 राज्य रहने वाला महाराष्ट्र आज आत्महत्या में नंबर 1 हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार वाला मॉडल फेल हो चुका है, जिसकी बीजेपी पार्टी वोट के लिए बहुत चर्चा करती रही है। महाराष्ट्र आर्थिक सुस्ती से सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट लगातार 4 साल से गिर रही है। उन्होंने कहा कि चीन के माल की वजह से महाराष्ट्र में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर विपरीत असर पड़ रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में गिरावट आ रही है। कारोबारी सेंटिमेंट डाउन है। राज्य में अवसरों की भारी कमी है। युवाओं को कम सैलरी की नौकरी करने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार वाला मॉडल फेल हो चुका है, जिसकी बीजेपी वोट के लिए बहुत चर्चा करती रही है। महाराष्ट्र आर्थिक सुस्ती से सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट लगातार 4 साल से गिर रही है। चीन के माल की वजह से महाराष्ट्र में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर विपरीत असर पड़ रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में गिरावट आ रही है। कारोबारी सेंटिमेंट डाउन है। राज्य में अवसरों की भारी कमी है। कभी महाराष्ट्र निवेश के लिहाज से नंबर 1 राज्य था, आज आत्महत्या में नंबर 1 हो गया है। वहीं पीएमसी खाता धारकों पर आए संकट पर बोलते हुए पूर्व पीएम ने कहा, संकटग्रस्त पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के परेशान 16 लाख जमाकर्ताओं को राहत देने के लिए सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। मैं पीएमसी खाता धारकों से मिला। जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। मेरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर से आग्रह है कि इस मामले को तत्काल रूप से देखें और साथ मिलकर कोई व्यवहारिक समाधान निकालें, ताकि 16 लाख जमाकर्ताओं को राहत मिल सके। हालांकि मनमोहन सिंह ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि रिजर्व बैंक इसके लिए कोई समाधान निकालने की कोशिश करेगा और उम्मीद है कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी जिसमें 16 लाख जमाकर्ताओं को राहत मिल सके। ऐसे जमाकर्ता जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट जैसे बेहद ही जरूरी काम के लिए पैसा चाहिए, उन्हें प्रधानमंत्री राहत कोष से राहत देनी चाहिए। वहीं निर्मला सीतारमण की ओर से दिए गए बयान पर भी मनमोहन सिंह ने सफाई दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस में जो हुआ वह हुआ, कुछ कमजोरियां थी, लेकिन इस सरकार को हमारी कमजोरियों से सीखकर इकोनॉमी की समस्याओं से निपटना चाहिए। आप हर साल ये कहकर नहीं बच सकते कि ये सब यूपीए सरकार की देन है। आप कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे। दरअसल
महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में मनमोहन सिंह एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी और राज्य के फडणवीस सरकार को फेल करार दिया। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं करतारपुर कॉरिडोर पर चल रही उठापटक के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। एक खबर के अनुसार दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि वो करतारपुर जाने वाले दिल्ली के सिख श्रद्धालुओं का खर्चा उठाएगी। बता दें कि इस समय भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार में तीर्थयात्रियों से लिए जाने वाले खर्च को लेकर विवाद चल रहा है और ऐसे में दिल्ली सरकार का ये ऐलान पंजाब और भारत सरकार को फूटी आंख नहीं भाने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान भारतीय सिख श्रद्धालुओं से वसूली करने पर अड़ा हुआ है। उसने भारत को भेजे अंतिम मसौदे में करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए आने वाले भारतीय श्रद्धालुओं से $20 वसूलने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि भारत पहले भी इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति जता चुका है, लेकिन इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार से कुछ हटकर चल रहे हैं। जहां मोदी सरकार टैक्स हटवाने की बात कह रही है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तीर्थयात्रियों का पूरा खर्चा उठाने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत ननकाना साहिब को भी योजना में शामिल कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली के तीर्थयात्री मुफ्त में करतारपुर जा सकेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि यात्रा के खर्चे के साथ साथ पाकिस्तान की ओर से लिए जाने वाले 1600 रुपए का अतिरिक्त टैक्स दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली सरकार इसी सप्ताह कैबिनेट में मसौदा पेश कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान की ओर से टैक्स वसूली की आलोचना की और इसे पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही। देखिए, हमने कई बार कहा है कि हमारे जो पिलग्रिम जाने हैं ऐसे ही उनको भेजना चाहिए जो जाके अपना वहाँ मत्था टेक सकें। ये जो टैक्स लगा दिया $25 का, मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही लोग जाएं। और दूसरा, इतना मुश्किल कर दिया आपने लोगों के लिए कि पहले तो पासपोर्ट रखें, उसके बाद फिर 30 दिन पहले वो नोटिफाई करें गवर्नमेंट को कि मैं जाना चाहता हूँ। कौन है जो गरीब यहाँ कर सकूगा? कोई किसी गांव में कोई गरीब बैठा हो, कहाँ से बनाऊगा पासपोर्ट, कहाँ से जाऊँगा अपनी वो गवर्नमेंट को ऑनलाइन? किसी के पास यहाँ कंप्यूटर है जो ऑनलाइन करेगा गवर्नमेंट के साथ? तो ये तो तंगी कर रही है पाकिस्तान। हमारी गवर्नमेंट तो इस पर किस लिए लड़ रही है कि ये नहीं होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान वाले उनकी अपनी सोच है। दरअसल पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और वो करतारपुर आने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों से वसूली करना चाहता है। भारत को भेजे अंतिम मसौदे में पाकिस्तान कम से कम $20 की मांग कर चुका है, लेकिन भारत सरकार ने इस मसौदे को मानने से इनकार कर दिया है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। संकल्प हमारा खुशहाल हरियाणा। बुजुर्गों के लिए रोडवेज में मुफ्त यात्रा और हर महीने 5100 रुपए पेंशन दी जाएगी। गरीब व्यक्ति को 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गेहूं या चावल व इंदिरा रसोई द्वारा 10 रुपए में खाना मिलेगा।
नई सोच नया हरियाणा इब के कांग्रेस। 21 अक्टूबर को हाथ का बटन दबाएं, कांग्रेस को जिताएं। संकल्प हमारा खुशहाल हरियाणा। इब्के कांग्रेस का संकल्प है कि हर प्रदेशवासी को स्वास्थ्य कार्ड देंगे और गरीबों का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। हर एक गांव और ठाणी तक एम्बुलेंस सुविधा पहुंचाई जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों में भी खर्चे की फीस से राहत दिलाई जाएगी। नई सोच नया हरियाणा इब्के कांग्रेस। 21 अक्टूबर को हाथ का बटन दबाएं, कांग्रेस को जिताएं। अब आप हरियाणा कांग्रेस के घोषणा पत्र की सारी जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस के संकल्प पत्र में किस वर्ग के लिए क्या खास है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए घर बैठे अपने फोन से हमारा निशुल्क नंबर 9355333011 डायल करें। जिसकी भी जानकारी को जानना चाहते हैं अपने फोन से वो बटन दबाएं। नई सोच नया हरियाणा हमको है करके दिखाना। अब देखेगा रे जमाना उन्नति का खजाना। इब्के कांग्रेस, इब्के कांग्रेस। औरत को सम्मान मिले, युवाओं को पहचान मिले, किसान को सही दाम मिले, बेघर को घर बार मिले। आगे बढ़ेंगे व्यापारी, खत्म अब बेरोजगारी। साफ सुथरा हरियाणा, नए सफाई कर्मचारी। इब्के कांग्रेस होगा आगे सबसे हरियाणा। बेघर का अपना ठिकाना, बुजुर्गों को रोडवेज फ्री, इंदिरा रसोई देगी भर पेट खाना। इब्के कांग्रेस, इब्के कांग्रेस। 21 अक्टूबर को हाथ का बटन दबाएं, इब्के कांग्रेस को जिताएं। नानक सब थाए ओंकार नानक आर नानक। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਇਹ ਰੁੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरुआत करते हैं खबरों की। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं और इसी कड़ी में महाराष्ट्र में गुरुवार को पीएम मोदी ने मंच से एक बार फिर से अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर आपको कश्मीर जाना है तो मुझे बताइए, मैं आपके कश्मीर जाने का इंतजाम करूंगा। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने परली में रैली की और कांग्रेस एनसीपी को कई मसलों पर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि युवा कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ रहे हैं और बुजुर्ग वहां निराश हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कश्मीर मसले पर विपक्षी नेताओं को एक बार फिर से चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपको कश्मीर जाना है तो मुझे बताइए, मैं इंतजाम करूंगा। आपको याद है इन लोगों ने किस किस तरह के बयान दिए थे? मैं आज भीड़ की धरती से सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान को याद कराना चाहता हूं। साथियों, इतिहास में जब भी आर्टिकल 370 की चर्चा होगी तो
देश हित में किए गए इस निर्णय का विरोध करने वाले लोगों का, मजाक उड़ाने वाले लोगों का, उनके बयानों का जिक्र इतिहास में जरूर होने वाला है। 370 का विरोध हमारी पार्टी का जन्म हुआ उस दिन से हम करते आए हैं। हम राजनीति के लिए नहीं करते हैं, हम देश नीति के लिए करते हैं। मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, आप जवाब देंगे फिर से? ये नोता कहते थे लोकतंत्र खत्म हो गया। मैं आपको पूछता हूं, क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या ऐसे बयान देकर ये लोग आपके विश्वास को धोखा नहीं दे रहे थे क्या? कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया था कि अगर कश्मीर में हिंदू होते तो बीजेपी सरकार ऐसा फैसला कभी नहीं करती। देश की एकता और अखंडता में तुमको हिंदू मुसलमान नजर आता है? क्या शोभा देता है आप लोगों को? कांग्रेस के एक और नेता ने कहा कि कश्मीर का मसला भारत का अंदरूनी मसला नहीं है। आप सहमत है इस बात से? सहमत है? ऐसा बोलने वालों को माफ कर सकते हैं क्या? इस चुनाव में ऐसे लोगों को चुन चुन करके सजा दोगे कि नहीं दोगे? कांग्रेस के ही एक और दिग्गज नेता ने कहा कि ये देश को बर्बाद करने वाला फैसला है। 3 महीने होने आए, देश बर्बाद हो गया क्या? बर्बाद हो गया क्या? जा कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाकर हमने कश्मीर को खो दिया। खो दिया है क्या भाई? खो दिया है क्या? अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं व्यवस्था करता हूं। क्या बयानबाजी करते? देश आजाद होने के बाद जिन लोगों ने सर्वाधिक समय देश पे राज किया, वो ऐसी भाषा बोलते हैं? शोभा देता है क्या उनको? ऐसे लोगों तो अपनी और कांग्रेस के अपने साथियों की चिंता करनी चाहिए। आपके अपने कार्यकर्ता और जमीनी नेता आज आपको छोड़ छोड़ करके भाग क्यों रहे हैं? कांग्रेस के अधिकतर नेता आपस में एक दूसरे से निपटने में लगे हुए हैं और कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आपकी युति में जो युवा थे वो भी छोड़ रहे हैं और जो बुजुर्ग है वो हताश निराश होकर के सर पे हाथ रख करके रोते रहते हैं। मुझे बताइए, ये थके हुए हारे हुए लोग आपका भला कर सकते हैं? आपका कुछ भी कर सकते हैं? अब फिर ऐसे लोगों की जरूरत क्या है? जो बीड़ सोच रहा है वही सोच पूरे महाराष्ट्र की भी है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियों के बीच रैलियों का दौर जारी है और लगातार जुबानी हमले भी जारी हैं। जहां विपक्ष राफेल, अर्थव्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पीएम मोदी भी लगातार अनुच्छेद 370 को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला कर रहे हैं।
फिलहाल ये चुनावी शोर इसी तरह से शनिवार शाम तक जारी रहेगा और उसके बाद फिर प्रत्याशी घर घर जाकर वोट की अपील कर सकेंगे। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी की विफलताओं को बताते हुए विभिन्न मुद्दों पर उन्हें घेरा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार की अर्थनीति पर सवाल उठाते हुए हिंदुत्व और शौर्य जैसे मुद्दे पर पीएम मोदी को नसीहत तक दे डाली। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। सबसे पहले रावत ने प्रधानमंत्री की अर्थनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। रसातल में जा रही देश की अर्थव्यवस्था। पीयूष गोयल साहब को 6 साल पहले के इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। हाल फिलहाल के तथ्यों पर जाएं। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक ऐसी रेटिंग एजेंसी से लेकर गवर्नमेंटल एजेंसीज तक सब लोग भारत की विकास दर में गिरावट इंगित कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने स्वयं स्वीकार किया है कि विकास दर में बड़ी गिरावट है। सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। बेरोजगारी की भी वृद्धि दर इतनी कभी नहीं थी जितनी आज है। किसान खस्ता हाल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है, मगर चुनाव में वोट डालने से बेहतर किसान आत्महत्या की तरफ जाने की सोचता है, आत्महत्या कर रहा है। नौजवान परेशान है। महंगाई का आलम यह है कि हर चीज़ 75 पार हो गई है। कोई दालें, टमाटर, प्याज, लहसुन, कोई चीज़ जो आम आदमी की रसोई की चीज़ है वो महंगी हो चुकी है। केवल इंसान सस्ता है, बाकी भाजपा के राज में हर चीज़ महंगा हो गया है। तो ऐसे में यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, हम ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं कह रहे, ये तथ्य कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं, स्वतंत्र एजेंसीज कह रही हैं, रेटिंग एजेंसीज कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था रसातल की तरफ जा रही है। कांग्रेस नेता ने हिंदुत्व और गोडसे के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी क्या चाहती है, गोडसे को भारत रत्न दे दिया जाए। हिंदुत्व और सावरकर पर बोले हरीश रावत। देखिए, ये सवाल सावरकर जी पर महात्मा गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में संदेह आया, और जिस तरीके से गॉडसे को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, गॉडसे की महिमा मंडित करने वाली जो है प्राज्ञ साध्वी से लेकर के त्यागी या जो भी है, उनसे लेकर
आरएसएस ने खुली छूट दे रखी है। तो हम तो डर है कि वीर सावरकर नहीं, कल भाजपा ये भी प्रस्ताव कर सकती है कि नाथूराम गोडसे को भारत रत्न दे दिया जाए। और यदि गांधी के देश में यही होना है तो फिर एक बार लोकतांत्रिक ताकतों को ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। वीर सावरकर के विषय में जो प्रस्ताव है उसको लेकर के हो, या कल फिर नहीं तो नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित किए जाने के लिए सबको और सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने शौर्य की बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पीएम मोदी को मराठों और कांग्रेस से शौर्य की बात नहीं करनी चाहिए। शौर्य की बात पर रावत का बयान। मोदी जी को मराठास को ही नहीं बताना चाहिए कि शौर्य क्या है, पराक्रम क्या चीज है, और उसी तरीके से उनको कांग्रेस को भी नहीं बताना चाहिए। 1965 में जब इच्छुगिल नहर तक खदेड़ दिया गया था पाकिस्तान को लाहौर तक, तो किस पार्टी की सरकार थी? 1971 में जब पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश के नाम से नया देश अस्तित्व में आया और 94,000 सैनिकों को मुर्गा बना करके उनसे आत्मसमर्पण करवाया गया, तो कौन सी पार्टी की सरकार थी? तो शौर्य और पराक्रम की बातें तो कांग्रेस को सिखाना, मोदी जी ने अभी एक बालाकोटी में तो कुछ पराक्रम दिखाया है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी की जमकर खिंचाई की और उससे कई मुद्दों पर आईना दिखाया। अब देखना होगा कि सरकार इसे किस रूप में लेती है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।